हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यदि हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, प्लॉट का, मकान का, दुकान का, या किसी भी फाइनेंस कंपनी NBFC से हम लोन करवाते हैं, तो अगर हम उसकी किस्त 8,000 रुपये कम करते हैं, EMI जितनी भी उसकी बनी, हम ये सोचते हैं इसकी हम 8,000 रुपये कम EMI दे दें, तो बैंक हमारे से 50 लाख रुपए तक या उससे भी ज़्यादा ब्याज कैसे ले सकता है। जितना ब्याज लगना होगा उससे भी 50 लाख रुपए ज़्यादा ब्याज कैसे लग सकता है। सिर्फ हमारी EMI बचेगी 8,000 रुपये। लगभग सभी बैंक यही चाहते हैं कि इसकी EMI ये कम कर दी जाए और 50 लाख रुपए इससे ज़्यादा ले लिए जाएं, क्योंकि वो हमें बताते नहीं। अगर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है तो हमें वो 50 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बैंक या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC हमारे से ज़्यादा पैसा, इतने लाखों रुपये ज़्यादा, ये कैसे लेती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे सस्ता कोई लोन है तो उसका नाम है होम लोन। होम लोन दुनिया में सबसे सस्ता है। किसी भी चीज का लोन लें, उसमें होम लोन में सबसे कम ब्याज दर है, और सबसे ज्यादा जो है वो पर्सनल लोन में ब्याज दर होती है। और उससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो अगर हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रोक दें तो फिर तो बस राम ही बचाएगा। फिर तो 50-60% मान के चलो विद GST, लगभग 40 से कम तो किसी का ही नहीं है GST समेत, क्योंकि हमें तो GST भी देना पड़ता है अगर हम उसको रोक लें। तो यहाँ तक तो बात होगी क्लियर कि यहाँ इस तरीके से बैंकों का लोन का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। लगभग सभी बैंक और सभी फाइनेंस कंपनियों का यही तरीका है, इसी तरीके से ये ब्याज दर निर्धारित करते हैं। अब बहुत से आदमी सोचते हैं कि यार, वो अभी करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और वो मकान लेना हर आदमी का, मध्यम वर्गीय आदमी का तो खास तौर पे एक सपना है, सबसे बड़ा ड्रीम है उसका कि मैं अपने जीते जी एक मकान ले लूं, अपने बच्चों के ऊपर एक छत में छोड़ के जाऊं। तो लेकिन बहुत से आदमी, उनमें से आज भी करोड़ों आदमी ये सोचते हैं कि यार, मेरा तो छोटा मोटा कोई काम है, मुझे तो लोन मिलेगा नहीं या बैंक मुझे देगा नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि हमारे देश में आज की डेट में 100 से भी ज्यादा बैंक और NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और होम लोन की भी कंपनियां, जो कि हाउसिंग लोन बोलते हैं, जिनको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोलती हैं, ये 100 से भी ज्यादा हैं जो लोन करने के लिए, होम लोन करने के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि होम लोन ही सबसे ज़्यादा सिक्योर है इन कंपनियों का, बैंकों का। होम लोन में ही सबसे ज़्यादा पैसा इनका सिक्योर है। तो अगर आपको लोन लेना है, छोटा लोन लेना है, आप चाहते हैं लेने के लिए, और आपके मन में है कि मेरा नहीं होगा, तो भैया घर से निकलो, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। यार, 100 कंपनी से भी ज़्यादा है। 2 ना करेंगे, 5 ना करेंगे, 25 ना करेंगे, यार 26वां दे देगा भाई। कुछ भी काम चले, ई रिक्शा भी चलाते होगा तो भी होम लोन हो जाएगा आपका। होम लोन तो डैम श्योर हो जाएगा, ज्यादा का नहीं होगा तो कम का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे देश में कंपनियां काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे, सपोज हमें एक प्लॉट का लोन लेना है, या एक कमर्शियल प्लॉट का लोन लेना है, एक रेजिडेंशियल प्लॉट का, कमर्शियल प्लॉट का, या कोई हमें लोन लेके एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, या कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेना है। उसमें से सबसे इजीली हमें मिलेगा होम लोन। अगर हम होम लोन लेना चाहते हैं तो वो सबसे कम ब्याज दर पे मिल जाएगा और सबसे इजीली मिल जाएगा। अब अगर हम कोई लोन लेके कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो वो सरकारी बैंक तो लगभग मेरे हिसाब से कोई बैंक एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए आम आदमी को लोन नहीं देता है। सबसे पहली बात तो है कि भाई, मैं कोई जमीन खरीद कर खेती करना चाहता हूं और कोई बैंक मुझे लोन दे दे। कुछ बैंक ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें लोन देते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, वो स्मॉल फार्मर को देंगे। आपके पास 2 किल्ले से कम अगर जमीन है, आपकी पर्सनल खरीदी हुई या पेरेंटल, आपको पैतृक संपत्ति अगर 2 किल्ले से कम है सारे देश में,
तो आप उसके लिए एलिजिबल है, यह नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। और दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास 5 किले हैं लेकिन वो पानी नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन क्या होता है, मैंने देखा है कि 99% ये जो फार्म भरा जाता है एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है। 1% जिनको होता है वो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या उसकी अप्रोच होती है, वो देखते हैं कि भैया वो तो सारी चीज़ वो उसके भी चेक करते हैं कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसका सिबिल कैसा है, इसकी बैंकिंग कैसी है, इसने पहले कोई लोन ले रखा है नहीं ले रखा है, ये सब बातें बैंक उसकी देखता है। अब अगर हमें लेना है कोई कमर्शियल प्लॉट, सपोज करनाल में यहाँ ज़्यादा 12 सेक्टर मशहूर है, 12 सेक्टर में मुझे कोई प्लॉट लेना है, या और किसी सेक्टर में, या कोई अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नगर निगम के अंदर है वहाँ पे हमें कोई कमर्शियल प्लॉट लेना है, तो उस पर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा होगा, लगभग 2 से 2.5%। अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेना है तो उस पर कुछ उससे भी लगभग 1-1.5% का ज़्यादा ही पाएगा, होम लोन से ज़्यादा ही मिलेगा वो। अब अगर हमें होम लोन लेना है तो होम लोन ले कौन सकता है, बैंक देता किसको है? तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, होम लोन लेने के लिए अगर हम देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर हमें होम लोन लेना है तो हमें कोई लीगल प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, जो कि एक तो या तो कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने बसाई हो, जैसे हमारे हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड है, या कोई प्राइवेट बिल्डर है वो डीटीसीपीसी से उसने लाइसेंस मिला हो, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर से उसके पास लाइसेंस हो, तो वो भी अथराइड है अपना वो बेचने के लिए, उसके ऊपर भी इजीली लोन मिल जाता है, चाहे हम सारे देश में कहीं भी सर्च कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर आपको गवर्नमेंट के भी नहीं लेना और प्राइवेट बिल्डर का भी नहीं लेना, आप कोई मोहल्ले में पड़ोस में कहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो नगर निगम या नगर पालिका जो भी आपके वहां पे लगती हो उसके अगर अंडर होगा तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा उसका। अगर बाहर होगा, कच्ची कॉलोनी में होगा, फिर बैंक इजीली लोन आपको नहीं देता। लेकिन कुछ बैंक जो 60% से ज़्यादा बसी हुई कच्ची कॉलोनी है उनमें भी बैंक कम देते हैं, पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां मैंने देखा है वो लगभग इन में भी लोन वो कर देती हैं, वो तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो थोड़ा ज़्यादा आपसे लेंगी। तो आपको ये देखना है प्रॉपर्टी लेने से पहले कि मैं प्रॉपर्टी खरीद कहाँ रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी आपने देख ली, बैंक आपसे क्या क्या चार्जेस लेगा। एक तो बैंक प्रोसेसिंग फीस लेता है, वो लगभग 0.2% से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 1% तक के करीब हो जाती है। सपोज मैंने 60 लाख रुपए का लोन लेना है तो मेरी उसकी प्रोसेसिंग फीस होगी लगभग 16-17 हज़ार रुपए के करीब। अगर मुझे लेना है लगभग 20,000 भी हो सकती है, मोटा मोटा 16 से लेके 18-19 तक होगी। अगर 0.2% वो लगा रहे हैं, अगर वो 1% लगा रहे हैं तो सीधा फिर 60,000 रुपये होगी, ये प्रोसेसिंग फीस होगी। कुछ बैंक एक्स्ट्रा फीस लेता है क्योंकि बैंक का एक वकील होता है जो कि हमें लोन देने से पहले सारा टाइटल चेक करता है कि जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने किससे खरीदी थी, उसकी सारी चैन चेक करता है, कहीं उस आदमी ने लोन तो नहीं ले रखा, कोई उसके ऊपर टैक्स ड्यू तो नहीं है, कोई जिस बिल्डर से उसने वो खरीदी है वहाँ पे उसको कोई पे तो नहीं करना है, मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वो उसको चेक करते हैं और बैंक उसका पैसा हमारे से लेता है। अगर हम कोई किसी देश के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और बैंक हमारे से 0.2 से 1% मांग रहा है और उधर वो लगभग ज़्यादातर 10-12 हज़ार रुपये बैंक की फीस होती है, जो ऑफिसली वकील वगैरह की ये फीस लेते हैं हमारे से, उसमें हम बैंक से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भैया हम इतने नहीं देंगे, हम तो इतने में इतने तक ले सकते हैं। वो ज़्यादातर बैंक अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखने योग्य है, जब भी साधारण आदमी आम आदमी लोन लेता है वो ज़िंदगी में पहली बार ही होम लोन लेता है, बस एक ही बार लेता है, उसके बाद वो होम लोन तो लेते ही नहीं क्योंकि वो उसी में रहता है, उसी की किस्त करके वो अपना टाइम पूरा करके हरिद्वार चले जाता है। अगर हिंदू होगा तो, मुस्लिम होगा तो और कहीं मक्का मदीना जहाँ भी उसका वो ठैया फाइनल होगा वो वहाँ चला जाएगा। मेनली क्या है, हमें होम लोन लेने से पहले क्या देखना चाहिए, ज़्यादातर आम आदमी क्या करते हैं, वो जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है उस बैंक के पास जाते हैं, भाई साहब मुझे तो 50 लाख का लोन चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए या 5 लाख रुपए का चाहिए, वो उसी से ही बात करते हैं। तो बैंक के भी जो आगे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता है यार ये तो हमारे ही मुर्गा हमारे पास ही है, हमारे से ही ले गए तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चेप दो, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर वो आपको पैसा दिलाएंगे तो उनका इंसेंटिव बढ़ेगा।
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो उनका इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उनकी गोल्ड शीट में वो काउंट होगा, तो आप ज़्यादातर तो वहाँ जाते हैं। दूसरा, बस मोहल्ले पड़ोस में कोई यार प्यारा रिश्तेदार, उससे पूछ लिया भाई कौन से बैंक पर लोन लिया था, भाई जी फलाने पे लिया था, भाई ठीक है भाई साहब मैं बीसी से ले लेता हूँ। एक या दो बैंकों के पास वो इंक्वायरी करते हैं। लेकिन अगर आपको होम लोन लेना है, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं इंटरेस्ट में, क्योंकि होम लोन कोई 2-4 साल के लिए कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं देती, वो 10, 20, 25, 30 साल तक के लिए होता है, जिसमें आपकी लगभग बाकी की बची हुई सारी उम्र चली जाएगी लोन की किस्ता भरने में। तो उसमें ज़्यादा उतावले न हो। आपने प्लॉट देख लिया, आप क्या करें, कम से कम 7-8 बैंकों के पास जाएं, उनके पास जाके उसकी लोन की प्रोसेसिंग फीस पता करें, अपनी उसको आईटीआर दिखाएं, बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, वो सारे पेपर आप लेके उसके पास जाएं, और जो उनका वहाँ पर एम्प्लॉइज होगा, जो हमारे को लोन में उस बैंक में डील करता है, आप उससे मिलें, अपनी सारी प्रोफाइल उसको बताएं और उसको बताएं कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे 6 लाख का लोन चाहिए, 60 लाख का चाहिए या 6 करोड़ रुपए का चाहिए, आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बैंक का क्या होगा और प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, टोटल खर्चा मेरे को कितना एक्स्ट्रा लगेगा। एक बैंक में पता कर लिया, ऐसे करके कम से कम आप 10-15 दिन सर्च कीजिए और 8 से 9 बैंकों में कम से कम जाइए, हर बैंक से कोटेशन लीजिए। लेकिन उसमें एक जरूर ध्यान रखना है कि आपको वो जो अपने पेपर आप लेके जाएंगे उसको लॉगिन नहीं करवाना, उसके लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपसे चेक मांगेंगे, वो फीस मांगेंगे। दूसरा, अगर आप 4-5 बैंकों में सर्च करेंगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। आप 2-3-5 बैंकों में गए, 2 से 3 से आपने लिया ही नहीं, तो वो माना जाएगा कि बैंक ने नहीं दिया भाई इसको, तो आपका सिविल खराब हो जाएगा ऐसे। लेकिन आपको क्या करना है, लॉगिन करवाए बगैर उससे एक रफ आइडिया लेना है, कोटेशन भाई साहब मुझे बता दो ये कि कितने पैसे लगेंगे। आप नहीं भी बता रहे, आप वर्बली बता दो, मैं कागज पे लिख लेता हूं। अगर आप मुझे इस रेट में दोगे, मैं मार्केट से कंपेयर करके, मैं अगर आपका रेट सही लगेगा तो मैं आपसे बैंक से ले लूंगा, नहीं तो क्योंकि आप ये ना मानो कि जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक आपका है। अरे भैया वो बैंक आपका नहीं है, वो बैंक किसी का नहीं, वो तो व्यापारी है। वो तो बैंक व्यापार करने के लिए, वो तो पैसा देने के लिए बैठा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए बैठा है। अब हमें लेना है तो हमारा कोई बैंक अपना नहीं है यार, हमने पैसे इस बैंक में रख रखे हैं, तो ये हमारा वो अपना लग रहा है, दूसरे में रखेंगे तो दूसरा, ना तो वो दूसरा हमारे को फ्री में देगा, ना ये पहला हमारे को फ्री देगा। तो ये बैंक जो है ये तो अपना कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए यार यही मेरा बैंक है मैं इसी से ले लूँ। अरे भैया आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपको स्टेटमेंट निकलवा लो वहां से, वही स्टेटमेंट दूसरा बैंक देखेगा, वही तीसरा देखेगा, वही पांचवा देखेगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट जो है किस बैंक में। आप 8 से 9 जगह से कोटेशन लीजिए, जब आपकी कोटेशन आ जाएगी तो आप एक रफ आइडिया उसको चेक करिए, कंपेयर करिए कि कौन सा बैंक कितनी प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और मुझे दूसरे, तीसरे या 5वें बैंक से कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल सकता है, जिससे आपको कम लगे उस बैंक से आप अपना लोन करवा लीजिए। तो उससे आपका पैसा एक तो उससे बहुत ज्यादा बचेगा। दूसरी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर मैं एक आपको कैलकुलेशन बताता हूं, मान लो मुझे 60 लाख रुपए का लोन लेना है और लेना है वो प्लॉट पे। ज्यादा अगर हम प्लॉट पे लोन लेंगे तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे मिलेगा। अगर मैं प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन लूंगा, भाई मुझे प्लॉट भी खरीदना है, बैंक से मैं पैसा मांग रहा हूं भाई साहब मुझे प्लॉट भी लेना है और मुझे तो वो बनाना भी है। सपोज वो मेरे बजट के हिसाब से 60 लाख रुपए में बन जाएगा, तो मैंने 60 लाख रुपए के लिए मान लो 70 लाख का 80 लाख का बनेगा, 10-20 तो मुझे अपने भी लगाने पड़ेंगे। मैंने 60 लाख रुपए के बैंक के लिए अप्लाई किया, भाई साहब मुझे इसमें प्लॉट भी खरीदना और बनाना भी है, तो वो होम लोन में कंसीडर हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मेन चीज मैं आपको एक और बता दूं, जो कि हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं होम लोन। बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे, वो लोन तो लेना चाहते हैं, अपना मकान रख के लोन लेना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं उसको होम लोन। वो सोचते हैं होम रख दिया, लोन ले लिया तो होम लोन हो गया। भैया इसको होम लोन नहीं कहते, इनको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन उसको बोलेंगे जो आपने पैसा लेके बैंक से डायरेक्ट मकान फ्लैट कोई खरीदा है, उसको होम लोन बोलते हैं। इसको होम लोन नहीं बोलते, इसको लैप बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। भाई आपने अपनी प्रॉपर्टी को रख के लोन ले लिया,
तो उसको लैप बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको होम लोन ही हम कहते हैं। अब अगर हमने होम लोन नहीं, प्लॉट लोन लिया प्लस कंस्ट्रक्शन लोन भी इकट्ठा ले लिया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें 1-2 साल में ही मकान बनाने का मन है, आज हम प्लॉट ले रहे हैं, तो आज हमें दोनों ही चीज़ों का इकट्ठा ले लेना चाहिए। उससे प्लॉट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का, वो हमेशा ज़्यादा होता है, और जो होम लोन का होता है वो हमेशा कम होता है। अगर आप प्लॉट और कंस्ट्रक्शन का इकट्ठा लेंगे तो वो आपका होम लोन में कंसीडर हो जाएगा। आप किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी से लेंगे, तरीका यही है। तो उसमें एक तो उसमें आपका पैसा बच जाएगा। दूसरा, अगर मुझे वो 60 लाख रुपए का चाहिए, मैं किसी बैंक के पास, फाइनेंस कंपनी के पास गया और उसने मुझे अप्रूवल दे दी, वहां पे ये क्या करते हैं बैंक या फाइनेंस कंपनी, ज्यादातर वो मेरे से ज्यादा ब्याज लेना चाहते हैं। और जो वो मेरे से डील कर रहा है, जो होम लोन के लिए वहां बैंक ने या फाइनेंस कंपनियों ने बिठा रखा है, वो मेरे को प्रिपेयर ये करेगा, मैंने लेना है 60 लाख रुपए का लोन, और सपोज मैंने लिया वो 30 साल, वो मेरे को बोलेगा भाई साहब मैक्सिमम टाइम के लिए ले लो, आराम से देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैं 30 साल का करवा दूंगा। अब मैं पहली बार ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं भी सोचूंगा हाँ यार 10 साल में तो दिक्कत पड़ जाएगी, ज़्यादा किस्त हो जाएगी, 20 में भी ज़्यादा ही, 30 का कर लग रहा था, चल ठीक है, आराम तक खांदे कमांदे इसके पैसे दे देंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या करा, हमारी किस्त बढ़ा दी। भाई अगर आपका 60 लाख रुपए का बैंक ने अप्रूवल दे देगा बैंक, हमने आपके सारे ITR सब पेपर डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, 60 लाख रुपए का आपका लोन हो जाएगा, 60 लाख रुपए की किस्त बनेगी आपकी लगभग 50,000 रुपये। आप 50,000 रुपये आपने अगले 30 साल तक पर मंथ देने हैं। अब अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा, अगले 30 साल में लगभग मुझे उस 50 लाख रुपए के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए के करीब ब्याज देना पड़ेगा। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 60 मैंने लिए, 1.25 करोड़ रुपया मैंने उसको और दिया, मुझे देने पड़ेंगे बैंक को अगले 30 साल में 1,85,00,000 रुपए। लेकिन अगर मुझे इस बात का ज्ञान है, अगर आपने लोन लेना है, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार ने लोन लेना है, तो जो भी बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वो ही लोन 60 लाख का ही मैं ही आदमी हूं, मैं ही ले रहा हूं, उसी बैंक से ले रहा हूं, और मैं कह रहा हूं भाई साहब मेरा तो 20 साल का कर दो। अब 20 साल का कैलकुलेशन करके देखो, मैं उसको बोलूं भाई कर भी कैलकुलेशन, नहीं तो आजकल बहुत से कैलकुलेशन मीटर आए हुए हैं, और बैंक बाजार पे भी आप देख सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन के कैलकुलेटर हैं, उनके आप टच करें, आपके सामने पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसमें अब मेरी किस्त आएगी लगभग 58,000 रुपये। 60 लाख रुपए की अगर मैं 20 साल की किस्त निकाल लूँ तो मेरी किस्त आएगी 58,000 रुपये। अभी वो मेरे को क्या बता रहा था कि मैं अगर 30 साल के लिए लोन लूँ तो मुझे किस्त भरनी पड़ेगी 50,000 रुपये। अब मैं 30 की बजाय 10 साल कम किस्त भरूंगा तो मुझे किस्त कितनी बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये, जो कि वो मुझे 99% चांस है कि वो मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि वो मेरा करवाना 30 साल का चाहता है, बैंक मुझे से या फाइनेंस कंपनी ज़्यादा ब्याज लेना चाहती है। अगर वो मेरे से वो एम्प्लॉय ज़्यादा ब्याज मेरे से बैंक को दिलाएगा तो बैंक उसको कुछ 10, 20, 15, 20,000 रुपये जो भी बैंक का है उसको इंसेंटिव दे देगा, तो वो मुझे उधर ही खींचेगा। अब आप ये देखो 10 साल कितना लंबा टाइम है, एक तो मैं 30 साल किस्त देता है यार 50,000 रुपये के हिसाब से, अब मुझे देनी 20 साल है, 10 साल तो किस्त देनी नहीं, 10 साल कितना लंबा पीरियड है, और किस्त कितनी बड़ी, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। 8,000 रुपये अगर मैं EMI अपनी फालतू दे रहा हूँ, 58,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरा केस जो है लोन का वो 20 साल में क्लियर हो रहा है। मैं 50 दे रहा हूँ तो 30 साल में क्लियर हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी चाहिए। ये ऐसे ही अगर आप 6 लाख रुपए का ले रहे हैं और 30 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको भाई साहब 12.5 लाख रुपए के करीब ब्याज देना पड़ेगा। आप 6 लाख का 20 साल के लिए ले रहे हैं तो भाई साहब आपको देने पड़ेंगे लगभग उसके 7.5 लाख रुपए के करीब, वो 5 लाख रुपए आपके बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, 6 लाख रुपए की जो किस्त होगी वैसे तो वो बनाएंगे 5,000 रुपये महीना, अगर आप 20 साल की करवाओगे तो वो बनाएंगे 5800 रुपये महीना। सिर्फ 800 रुपये में एक्स्ट्रा देके आप बैंक को अपना 5 लाख रुपया बचा सकते हैं। अगर आपका 60 लाख रुपए का लोन है तो सिर्फ 8,000 रुपया फालतू देके लीगल तरीके से आप अपना 50 लाख रुपया बचा सकते हैं। ये कोई भी बैंक या NBFC कंपनी वाला नहीं बताता,
क्योंकि उनका एम ही है कि हमारे से ज़्यादा पैसा ब्याज के रूप में किस तरह से ले। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने पूरी देखी और समझी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।